बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हमने जो है ना वो एरिथमियाज़ तक सारा कुछ पढ़ा था और एरिथमियाज़ का मैंने आपको बताया था कि इर्रेगुलर रेट और इर्रेगुलर रिदम के साथ जो है वो एरिथमियाज़ होते हैं। अब यहाँ पे प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है। बेसिकली जो होती है ना प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि यहाँ आपके हार्ट के ऊपर स्ट्रेस आ चुका है और आगे चल के किसी भी किस्म का एरिथमिया या किसी भी किस्म की एक्यूट इंसल्ट जो है वो हार्ट के ऊपर हो सकती है। ठीक है, अब प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया का याद रखना, एट्रिया का ताल्लुक किससे होता है? पी वेव से। जब भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या बनता है? पी वेव्स बनती हैं। और जब भी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या बनता है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की बात आए तो इसका मतलब क्या होगा? एबनॉर्मल पी वेव्स होंगी। और अगर हमारे पास प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की बात आ रही है तो इसका मतलब डिफेक्ट इन द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन क्या बनाती है? पी वेव बनाती है, और वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन क्या बनाती है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो प्रीमेच्योर एट्रिया मतलब डिफेक्ट इन द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, और प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है डिफेक्ट इन द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। हेयर यू कैन सी इन द ईसीजी कि एबनॉर्मल पी वेव जो होती है वो ये छोटी सी जो अलग से एक पी वेव है और उससे पहले इसके बाद एक छोटी सी वेव है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रीमेच्योर बीट्स होती हैं। तो प्रीमेच्योर एट्रियल बीट्स जो होती हैं ये बेसिकली प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस भी कहलाती हैं। और ये क्यों होती हैं? ये एड्रीनर्जिक ड्राइव की वजह से होती हैं। एड्रीनर्जिक ड्राइव मतलब ओवर रश ऑफ एड्रीनलिन, यानी पेशेंट फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में है। जब भी आपको कोई फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन है, चाहे आप गाड़ी चलाते हुए अचानक से आपके सामने कोई दूसरी गाड़ी आ जाए और आपने सडनली टर्न लिया, ठीक है, तो ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है। या आप जो है वो एक नॉर्मल तरीके से अपने गली में जा रहे हैं और आपके पीछे जो है वो एकदम से कोई डॉग बार्किंग करता हुआ आ जाए, तो ये एक फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन हो जाती है। या फिर आपने बहुत ज़्यादा ओवरडोज ले लिए किस चीज़ की? कैफ़ीन की और अल्कोहल की। अगर कैफ़ीन और अल्कोहल ओवरडोज हो जाता है तब भी हमारे पास एड्रीनलिन रश कर जाता है बहुत ज़्यादा, और एड्रीनलिन के रश करने की वजह से जो है वो प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप होती हैं। अगर ये अनकंट्रोल हो जाए, इनको टाइमली बंदा रिलैक्स ना हो, तो ये फिर आगे चल के एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर का कॉज बनती हैं। ठीक है, और इसमें जो आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन अराइज फ्रॉम द एट्रिया, ठीक है, जनरेट फ्रॉम द एसए नोड्स सेकेंडरी टू द एड्रीनल रश यानी कैफीन कंजप्शन, और जो है इसमें वेरी नैरो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होते हैं। और अगर टाइमली कंट्रोल ना हो तो इट कैन लीड टू एट्रियल फिब्रिलेशन एंड फ्लटर्स। ठीक है, अब प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस का ताल्लुक जो होता है वो वेंट्रिकल से होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से होता है। इसमें एक्टोपिक बीट्स अराइज फ्रॉम द वेंट्रिकल इंस्टेड ऑफ एसए नोड। ठीक है, एसए नोड तो एट्रिया के अंदर था, तो वेंट्रिकल्स के अंदर ये परकिंजी फाइबर्स से जो है ये जनरेट होती हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो होती हैं इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास शॉर्ट एंड डायस्टोलिक फिलिंग टाइम हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम स्ट्रोक वॉल्यूम वगैरह पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएंगी। इसमें हमारे पास वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ये होता है कि इसमें एक तो क्यूआरएस एबनॉर्मेलिटी आती है, यानी कि एक एबनॉर्मल क्यू वेव बनती है, और दूसरा इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा वाइड का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, आप दोनों ईसीजीज को कंपेयर कर सकते हैं कि प्रीमेच्योर एट्रियल में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज़्यादा नैरो है, जबकि प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा वाइडेंड है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रीमेच्योर एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोस्ट मायोकार्डियल कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो पोस्ट मायोकार्डियल कॉम्प्लिकेशन में मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी भी पर्सन को एमआई होता है और डेथ होती है उसकी विदिन 24 आवर आफ्टर एमआई, तो इसमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इज एरिथमियाज। और कौन सा एरिथमियाज? वेंट्रिकुलर एरिथमियाज। सो विदिन द 24 आवर कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो हमारे पास किस तरह की होती है? वो वेंट्रिकुलर एरिथमियाज होते हैं। और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज कौन से होते हैं? सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज। ठीक है, तो हमारे पास विदिन 24 आवर आफ्टर डेथ या विदिन 24 आवर आफ्टर एमआई जो कॉम्प्लिकेशन हो रही है वो क्या है? एरिथमियाज होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ ड्यू टू द मायोकार्डियल डेथ एंड स्कारिंग, इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ बिफोर रीचिंग द हॉस्पिटल एंड विदिन 48 आवर आफ्टर एमआई द कॉज ऑफ डेथ इज सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, वेरी फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन विदिन 24 to 48 आवर्स। सही है, यू नीड टू रिमेंबर विदिन 24 to 48 आवर्स हमारे पास जो है वो कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है? इट इज़ कार्डियक एरिथमियाज, मोस्ट प्रोबेबली वेंट्रिकुलर एरिथमिया, और इसमें कौन सा? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया।
ओके, द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो कि विद इन 48 आवर्स होती है या 1 to 3 डेज होती है, दिस इज़ फाइब्रीनस पेरिकार्डाइटिस। फाइब्रीनस पेरिकार्डाइटिस जो होती है वो 1 to 3 डेज आफ्टर एमआई होती है। इसमें प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शनल रब होती है और इसमें हमारे पास जो है वो स्मॉल पेरिकार्डियल इफ्यूजन्स भी डेवलप होती हैं। ठीक है, तो ये तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स आगे हम पेरिकार्डाइटिस में भी पढ़ेंगे। यू नीड टू रिमेंबर ओनली थिंग दैट 1 to 3 डेज पर हमारे पास पोस्ट एमआई कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है? पेरिकार्डियल फ्रिक्शनल फिब्रिनस पेरिकार्डिस। फाइब्रिनस पेरिकार्डिस जो होती है या पेरी इन्फेक्शन पेरिकार्डाइटिस जो होता है वो 1 to 3 डेज पर होता है। ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, खुद ही ब खुद रिजॉल्व हो जाता है। देन आता है पेपिलरी मसल रप्चर। अच्छा, अब पहला दिन हो गया, पहले दिन पे क्या हो गया कि सीवियर किस्म के एरिथमियाज हो गए, उससे डेथ भी हो सकती है। फिर हमारे पास अगले 2 दिन तक किस चीज़ का रिस्क है? फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस का रिस्क है। किस चीज़ का रिस्क है? फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस का रिस्क है। अच्छा, उसके बाद हमारा वेंट्रिकल जो है वो मज़ीद स्ट्रेस में चला जाता है। तो मज़ीद स्ट्रेस में क्या होता है? वेंट्रिकुलर डैमेज शुरू हो जाता है। अब आगे जो है हमारे पास 3 डेज से लेके 14 डेज तक, यानी कि अगले 2 हफ्ते तक वेंट्रिकुलर डैमेज शुरू हो जाता है। ठीक है, 3 डेज से 14 डेज तक वेंट्रिकुलर डैमेज शुरू हो जाता है। सबसे पहले हमारे पास वेंट्रिकल में क्या चीज़ डैमेज होती है? पेपिलरी मसल्स। वेंट्रिकल के अंदर स्मॉल मसल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन द कॉन्ट्रैक्शन, उन्हें हम कहते हैं पेपिलरी मसल्स। तो सबसे पहले पेपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्शन डैमेज होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सीक्वेंस याद रखना है आपने कि सबसे पहले पेपिलरी मसल्स रप्चर होते हैं वेंट्रिकल स्ट्रेस से, फिर सेप्टल रप्चर होता है, उसके बाद सूडो एनेरिज्म ऑफ वेंट्रिकल होता है, फिर फ्री वॉल रप्चर ऑफ वेंट्रिकल होता है और फिर हमारे पास कंप्लीट या ट्रू वेंट्रिकुलर एनेरिज्म होता है। एनेरिज्म बेसिकली डायलेटेशन एंड रप्चर को बोलते हैं कि पूरा का पूरा वेंट्रिकल डायलेट होके रप्चर हो जाता है। ये नीचे डायग्राम्स भी दी हुई हैं, आप इन डायग्राम्स में भी देख सकते हैं इसी पेज पे कि यहाँ पर नीचे जो है वेंट्रिकल की वॉल्स में बड़े बड़े सुराख होना शुरू हो जाते हैं। सही है, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ ट्रू वेंट्रिकुलर एनेरिज्म। अच्छा, 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पेपिलरी मसल रप्चर को। तो पेपिलरी मसल रप्चर जो है वो फर्स्ट वीक के अंदर होता है, 2 to 7 डेज़ पर होता है। जैसे कि आपको मैंने पहले जब कार्डियक सर्कुलेशन बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि आपका जो सेप्टम होता है, यानी सेप्टम क्या होता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो पर्दा होता है वो उसकी 2 तरह की ब्लड सप्लाई होती है। उसकी एंटीरियर 2/3 की जो होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग से होती है और पोस्टीरियर 1/3 की राइट कॉर्नरी आर्टरी से ब्लड सप्लाई होती है। तो बेसिकली ये सेप्टम जो होता है वो ब्लड फ्लो को मेंटेन रखता है, ब्लड की मिक्सिंग को मेंटेन करता है और इसके सेप्टम्स के अराउंड बहुत सारे मसल्स होते हैं विच आर कॉल्ड द पेपिलरी मसल्स। तो जब भी कभी इन्फेक्शन होता है या एमआई होता है तो इन पेपिलरी मसल्स की जो है वो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और समझो कि ये सूखे फूके हो जाते हैं। ठीक है, इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलती। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये मसल्स जो हैं वो रप्चर हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट्स हाउ दीज मसल्स गेट रप्चर आफ्टर दी एमआई। ओके, देन हमारे पास सेप्टल रप्चर होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम रप्चर। सेप्टम रप्चर के जो साइंस एंड सिम्टम होते हैं वो भी कार्डियोजेनिक शॉक या पल्मोनरी एडेमा से रिजेंबल करते हैं। अच्छा, ये किस लिए होता है कि मैक्रोफेजेस मीडिएटेड डिग्रेडेशन हो जाती है वेंट्रिकुलर सेप्टम की। ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टम की डिफेक्ट हो जाता है किसकी वजह से? मैक्रोफेजेस मीडिएटेड डिग्रेडेशन। तो इसका जो रीज़न है वो क्या है? मैक्रोफेजेड मीडिएटेड डिग्रेडेशन। जबकि पेपिलरी मसल्स का रीज़न क्या था? कि इन्फेक्शन ऑफ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, जब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की या पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो पेपिलरी मसल रप्चर होता है। और अगर मैक्रोफेजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि 48 आवर्स के बाद 3rd डे से जो मेजर सेल्स होते हैं वो मैक्रोफेजेस होते हैं और मैक्रोफेजेस आकर क्या बनाते हैं? ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ बनाना शुरू कर देते हैं विद इन द हार्ट। ठीक है, तो जब ये मैक्रोफेजेस मीडिएटेड जो है इन्फेक्शन या नेक्रोसिस शुरू हो जाती है तो इसकी वजह से सेप्टल रप्चर शुरू हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले पेपिलरी मसल रप्चर, उसके बाद सेप्टल रप्चर, अब आता है सूडो एन्यूरिज्म ऑफ वेंट्रिकल। सूडो एन्यूरिज्म मतलब डायलेटेशन एंड देन रप्चर। तो पहले क्या होता है कि जब हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है टुवर्ड्स द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट तो और मायोकार्डियम ऑफ द वेंट्रिकल, तो क्या होता है कि इसकी डायलेटेशन से इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और इसकी वॉल में रप्चर आना शुरू हो जाते हैं या इसकी वॉल जो है वो एक्सेसिव डायलेट होने के बाद रप्चर होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसको ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री वॉल रप्चर जो होता है कंटेन एडहेरेंट पेरिकार्डियम और स्कार टिश्यूज। तो स्कार टिश्यूज आते हैं विच डू नॉट कंटेन एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम, मोस्ट लाइकली टू रप्चर देन ट्रू एन्यूरिज्म। सूडो एन्यूरिज्म में बेसिकली क्या होते हैं? स्कार टिश्यूज होते हैं और स्कार टिश्यूज के अंदर एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है और ये जो है रप्चर मोस्ट लाइकली टूवर्ड्स दी रप्चर होते हैं। ठीक है,
उसके बाद वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर जो कि 14 डेज तक होता है, इसमें फ्री वॉल रप्चर होता है, ये कार्डियक टम्पोनाट बनाता है और इंटरनल हेमरेजेस कराता है। तो बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड पोस्ट एमआई स्कार टिश्यू कैन प्रोटेक्टिव अगेंस्ट फ्री वॉल रप्चर। तो अगर स्कार टिश्यू होता है तो फिर वो हमारे पास जो है वो एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम को इन्वेड करने में हेल्प आउट करता है, लेकिन अगर स्कार टिश्यू नहीं होता तो फ्री वॉल रप्चर भी हो जाता है। ट्रू एन्यूरिज्म वो होता है जिसमें पूरा का पूरा जो है ना वेंट्रिकल उसकी डिस्काइनेजिया हो जाता है, उसकी पूरी फाइब्रोसिस हो जाती है और वो पूरी तरीके से डायलेट हो जाता है, इसे हम ट्रू एन्यूरिज्म बोलते हैं, जो कि 2 वीक्स आफ्टर और सेवरल मंथ पर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है पोस्ट कार्डिक इंजरी सिंड्रोम। पोस्ट कार्डिक इंजरी सिंड्रोम में क्या होता है, पेरिकार्डाइटिस होता है ड्यू टू ऑटोइम्यून रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं ड्रेसलर सिंड्रोम। ठीक है, ड्रेसलर सिंड्रोम में क्या होता है, ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है विच कॉजिंग द फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, ड्रेसलर सिंड्रोम में कार्डिक एंटीजन रिलीज होती हैं फ्रॉम द कार्डिक टिश्यूज आफ्टर इंजरी, जो कि इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट्स बनाती हैं इन द पेरिकार्डियम विच लीड टू इन्फ्लेमेशन कॉज फाइब्रिनस पेरिकार्डियम। ठीक है, ऑटो इम्यून फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, सिंपली याद रखना है व्हाट इज ड्रेसलर सिंड्रोम, इट इज़ एन ऑटो इम्यून फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस रिजल्टिंग फ्रॉम द पेरिकार्डियल इंजरी। ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम द पेरिकार्डियल इंजरी, जो कि हमारे पास वीक्स आफ्टर द वीक्स एंड सेवरल मंथ होता है। अच्छा, यहाँ पे जो डायग्राम है ना, इट शो द डिफरेंस बिटवीन द वेंट्रिकुलर कंप्लीट एन्यूरिज्म एंड सूडो एन्यूरिज्म। सूडो एन्यूरिज्म में आपने ये देखना है कि वेंट्रिकल डायलेट होता है और ये जो है वो सिर्फ एंडोकार्डियम को इन्वॉल्व करता है, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम जो है इट रिमेन्स इंटैक्ट, ओनली एंडोकार्डियम डायलेट होती है और एक आउट पाउचिंग बना देती है विद इन द वेंट्रिकल्स। जबकि ट्रू वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म में ऑल 3 लेयर्स इन्वॉल्व होती है और अ सेगमेंट ऑफ द हार्ट इज डायलेटेड, अ सेगमेंट ऑफ द वेंट्रिकल इज कम्प्लीटली डायलेटेड विद ऑल 3 लेयर्स, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम, सारी की सारी डायलेट हो जाती हैं। ओके, देन हमारे पास आती है मायोपैथीज़। तो हमारे पास सबसे पहले कार्डिक मायोपैथीज़। मायोपैथीज़ मतलब कार्डिक मसल्स के अंदर जो है यानी कि थिक और थिन फिलामेंट्स के अंदर अगर चेंजेस हो जाती हैं तो कार्डिक मायोपैथीज़ हो जाती हैं। बेसिकली ये एक जनरल टर्म है जिसके अंदर जो है वो कार्डिक मसल्स जो होते हैं, कार्डिक मसल्स जो होते हैं उनकी इंसल्ट होती है, उनके अंदर जो है कोई डिपॉजिट्स आ जाते हैं, उनके अंदर जो है वो कोई ऑटो इम्यून डिपॉजिट्स आ सकते हैं, उनके अंदर इस्कीमिक चेंजेस आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास कार्डिक मायोपैथी कराती है। ठीक है, अच्छा जी, अब कार्डिक मायोपैथी जो है इसमें 90% केसेस में जो है वो हमारे पास 3 टाइप्स इसकी होती हैं। पहले आपको याद रखना है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, फिर आती है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी और फिर रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अच्छा, इसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में आपने एक चीज़ याद रखना है कि इसमें आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनका जो साइज़ होता है वो 90% इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में डायलेटेशन ऑफ वेंट्रिकल्स हो जाती है। अब डायलेटेशन ऑफ वेंट्रिकल्स की वजह से क्या होता है, इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, डायलेटेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल ज़रूरत से ज़्यादा डायलेट होंगे तो क्या होगा, इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। अब इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इसकी इसकी वजह से क्या होता है, प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर के साइंस आना शुरू हो जाते हैं पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर हो जाता है इन केस ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के रीजंस क्या हो सकते हैं, अल्कोहल अब्यूज़, कोकेन ओवरडोज या कोकेन का ज़रूरत से ज़्यादा ले लेना, वायरल इन्फेक्शंस जिसमें कोज़ैकी बी वायरस और शगास डिजीज़ है। शगास डिजीज़ भी एक सिंड्रोम होता है जिसके अंदर मल्टीपल इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस्कीमिया यानी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, सिस्टेमिक कंडीशन जैसे कि हीमोक्रोमेटोसिस और सार्कोइडोसिस और थायरोटॉक्सिकोसिस और वेट बेरी थायामीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये वो सारी कंडीशन होती हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स हो रहे हैं, या तो ऑटो इम्यून डिपॉजिट्स हो रहे हैं या फिर जो है वो फाइब्रोसिस लाइक डिपॉजिट्स हो जाते हैं इन द हार्ट, जिसकी वजह से मायोकार्डियम जो है वो डायलेट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा पोस्टपार्टम और पेरीपार्टम भी कार्डियोमायोपैथी हो जाती है बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर। तो ये सारे इसके जो हैं वो कॉजेज़ हैं। पहली चीज़ कि अल्कोहल इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, और पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, डायबिटीज़ मेलाइटिस, सार्कोइडोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर लाइक सार्कोइडोसिस एंड स्क्लेरोसिस, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे पास कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कराती हैं। ठीक है, इसके अलावा थायामीन डेफिशिएंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि थायामीन डेफिशिएंसी वेट बेरी कराता है, और वेट बेरी में क्या होता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है। आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेट बेरी का पेशेंट आया जिसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, विच वाइटामिन इज डेफिशिएंट। तो यहाँ पे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के लिए कौन सा वाइटामिन डेफिशिएंसी होता है,
यहाँ पे होती है थायामीन विटामिन B1 डेफिशिएंसी। थायामीन इज़ बेसिकली विटामिन B1। डायग्नोसिस के लिए अगर हम देखें तो हमें पहले क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखनी होती है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्योंकि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन कराता है। लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन की वजह से इसमें साइंस ऑफ हार्ट फेलियर होते हैं। इसमें S3 गैलअप होता है। विच टाइप ऑफ मर्मर होता है? S3 गैलअप होता है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या फाइंडिंग्स हो सकती हैं? इसके अंदर ECG में वेंट्रिकुलर चेंजेस आती हैं, यानी कि QRS कॉम्प्लेक्स की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, तो नॉर्मल आपने याद रखना है कि इसमें S3 गैलअप एंड साइंस ऑफ हार्ट फेलियर होते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो है इको अगर हम कराएं तो इको में डायलेटेशन ऑफ हार्ट चैम्बर मिलेंगे, और अगर हम एक्सरे कराएं तो एक्सरे में हमारे पास डायलेटेड हार्ट होगा। ठीक है, डायलेटेड हार्ट को क्या बोलते हैं? बलून लाइक हार्ट। ठीक है, बलून लाइक अपीयरेंस ऑफ हार्ट हो जाएगी, बलून लाइक अपीयरेंस ऑफ हार्ट ऑन द चेस्ट एक्सरे। ठीक है, दिस इज़ द फाइंडिंग ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अच्छा, इसमें किस तरह का डिसफंक्शन होता है? LV सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। कौन सा डिसफंक्शन होता है? LV सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है। और ये ज़्यादातर कॉमन किस में नज़र आता है? अच्छा, क्योंकि एथलीट्स जो होते हैं वो हर वक्त ओवर स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी मायोकार्डियम ऑक्सीजन डिमांड भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो बहुत ज़्यादा हाई मायोकार्डियम ऑक्सीजन डिमांड होने की वजह से भी उनके अंदर फिजियोलॉजिकली जो है वो जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं वो डायलेट होते हैं। ठीक है, तो एथलीट्स के अंदर जो है वो नॉर्मली जो है वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, और इनके अंदर इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम और उनका कार्डियक आउटपुट भी इस वजह से ज़्यादा होता है। यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि एथलीट्स के अंदर क्या होता है? फिजियोलॉजिकल डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। ओके, देन एक कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, टॉकर्ट-सुबू कार्डियोमायोपैथी। टॉकर्ट-सुबू कार्डियोमायोपैथी बेसिकली इसको हम बोलते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त ही स्ट्रेस में रहते हैं, जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, या जिनकी जो है वो फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि एथलीट हो गए, उनकी फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिम ट्रेनर्स की फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जितने भी प्लेयर्स होते हैं, गेम प्लेयर्स जो भी किसी भी गेम में होते हैं, उनकी भी फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होती है। मज़दूरों की फ़िज़िकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होती है। और इस तरह के पर्सन्स में जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, या जिनके अंदर स्ट्रेसफुल सिचुएशन ज़्यादा होती है, शायद उनमें हम लोग भी हैं, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, तो हमारी बॉडी में जो होता है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का सर्ज ज़्यादा रहता है। हमारी बॉडी में हर वक्त कैटेकोलामीन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का सर्ज ज़्यादा रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी जो है वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। और इसमें क्या होता है? इनलार्ज लेफ्ट वेंट्रिकल होता है एंड फॉर्मिंग अ शेप ऑफ बलून। तो बलून लाइक जो है वो अपाइकल बलूनिंग लाइक शेप हो जाती है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल की। दिस कंडीशन इज कॉल्ड टॉकोटुप्सू कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, और इसके क्वेश्चन हमेशा वो एथलीट वाले क्वेश्चन से आता है कि एक एथलीट जो है वो हर वक्त फिजिकल स्ट्रेस में रहता है, तो उस फिजिकल स्ट्रेस में उसकी हार्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। तो पहली चीज़ होती है कि उसके अंदर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है। दूसरी चीज़ ये आपने याद रखनी है कि उसका स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उसका कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है। चेस्ट एक्सरे पे अगर हम देखेंगे तो हमें बलूनिंग ऑफ हार्ट मिलेगी। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस सिनेरियो? ओवर रिलीज ऑफ कैटेकोलामीन्स या इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, इंक्रीज एड्रेनलिन सर्ज। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अच्छा जी, इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? सोडियम रिस्ट्रिक्शन डाइट कराते हैं, एस इनहिबिटर्स देते हैं, ARBs, बीटा ब्लॉकर, डायरेटिक, डिजॉक्सिन, यानी कि हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, ओवरऑल इसमें हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट देते हैं। सोडियम को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, एस इनहिबिटर और ARBs दिए जाते हैं, बीटा ब्लॉकर दिए जाते हैं ताकि कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को कम किया जा सके, विच इज़ ड्यू टू द सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक रश, और डायरेटिक्स दिया जाता है ताकि वॉल्यूम ओवरलोड को कम किया जा सके। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो इसमें इंट्राकार्डिक डिवाइसेस का इम्प्लांट किया जाता है। और बहुत ही यंग पेशेंट होगा तो फिर हम इसमें क्या कराएंगे? जैसे एथलीट्स, बहुत ही यंग पेशेंट होगा तो उसमें फिर हम हार्ट ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आता है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। एक सिनेरियो, राइट डाउन द सिनेरियो। ठीक है, एक यंग पेशेंट है, एज है उसकी 21 ईयर, वो जिम जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, और उसको सडन चेस्ट पेन होता है और उसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। एंड देयर इज़ अ फैमिली हिस्ट्री कि उसके फादर की भी यंग एज में डेथ हुई थी। ठीक है, या फिर आपके पास ये सिनेरियो आता है कि एक पर्सन आता है जो कि एक्सरसाइज करता है, और एक्सरसाइज करते हुए उसको सिनकपी हो जाती है, यानी कि वो जो है वो बेहोश हो जाता है आफ्टर द चेस्ट पेन, और जो है
उसके फादर की भी अर्ली एज में डेथ हुई थी। तो दिस इज़ द क्लासिक केस ऑफ हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, हॉकम कहते हैं इसको, HOCM हॉकम, ठीक है। तो हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी बेसिकली फैमिलियल होती है, ठीक है। इसमें ऑलवेज फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, ठीक है। और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, यानी जैसा बाप होगा वैसा बेटा होगा, ठीक है। हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी इज़ अ फैमिलियल, इट इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसमें जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं दैट इनकोड्स द सार्कोमेयर प्रोटीन्स, यानी कि हमारे पास मसल प्रोटीन डिफेक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से कार्डियक डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होती है। एक्सरसाइज इंटॉलरेंस मतलब ये कि जब भी पेशेंट हैवी एक्सरसाइज करता है, कोई भी बंदा हैवी एक्सरसाइज करेगा और उसको सिनकपी हो जाती है और और सिनकपी इतनी सिवियर हो सकती है विच कैन लीड्स टू द डेथ इन द यंग एज। सो दिस इज हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, सही है। इसमें हमारे पास क्लासिकल फाइंडिंग्स क्या मिलती हैं, इसमें S4 गैलप मिलता है, मरमर प्लस माइनस होते हैं। अच्छा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हमने S3 सिस्टोलिक मरमर पढ़ा था, S3 साउंड, यहाँ पे S4 साउंड होता है। और इसके अलावा इसमें माइट्रल रिगर्जिटेशन नज़र आ सकती है और डिलेड क्लोजर और या इम्पेयर्ड क्लोजर ऑफ माइट्रल वॉल्व भी नज़र आता है, ठीक है। तो क्लासिकल स्नैरियो, क्लासिकल पिक्चर के साथ मैंने आपको इसमें बता दिया है। अच्छा, यहाँ पर आप ये जो इस तरफ लिखा हुआ है ना, हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी की फाइंडिंग्स, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपने यहाँ पे देखा ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पे कि इसमें जो है मायोफिब्रिल डायसेरी और फाइब्रोसिस होती है, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइंडिंग विच कैन बी आस्क इन योर एग्जाम। बहुत ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है कि मायोफिब्रिल डिसअरे और फाइब्रोसिस, दीज आर द क्लासिक साइंस ऑफ दी हॉकम, ठीक है। इसके अलावा इसमें सेप्टल हाइपरट्रोफी भी होती है, सही है। तो सेप्टल हाइपरट्रोफी होती है इसमें, मायोफिब्रिल डिसअरे एंड फाइब्रोसिस होती है, S4 साउंड होता है और इसमें फैमिलियल होता है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस है, डेथ इन द यंग एज विद द पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। ये सारे क्लासिकल साइंस हैं हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के। ट्रीटमेंट इसमें हम क्या देते हैं, इसमें हम पहले तो सिजेशन ऑफ हाई इंटेंसिटी एथलेटिक एक्सरसाइजेस, यानी कि आपने एक्सरसाइज का मना करना होता है पेशेंट को और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा पेशेंट को अवॉइड कराना होता है। प्लस इसमें बीटा ब्लॉकर यूज़ कराने होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं हम इसमें, वेरापामिल इज़ ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। और इसके अलावा इंट्राकार्डिक डिवाइसेस अगर ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ड्रग्स और अवॉइड किसको करना है, डायूरेटिक्स को और वेजोडाइलेटर्स को, ठीक है। अवॉइड किस को करना है, डायूरेटिक्स और वेजोडाइलेटर्स को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ओके, देन हमारे पास एंड में है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी बेसिकली किसकी वजह से होती है, फाइब्रोसिस, स्क्लेरोसिस या डिपॉजिट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलके जब हार्ट में आ जाती हैं और ये मल्टीपल कंडीशन में होती हैं, अमाइलोइडोसिस, सार्कोइडोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस और इसके अलावा जो है वो कार्सिनॉइड सिंड्रोम, स्क्लेरोडर्मा और लॉफलर सिंड्रोम, पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस। इन सारी कंडीशन में जब हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मैसिव फाइब्रोसिस हो जाती है तो हार्ट के डायस्टोलिक फंक्शंस जो होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, ठीक है। इसमें डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है और इसके बाद थिकन मायोकार्डियम की वजह से जो है वो हार्ट के फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आती है लॉफलर्स एंडोकार्डाइटिस। लॉफलर्स एंडोकार्डाइटिस में सिर्फ आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें हाइपर इओजिनोफिलिया होता है, यूजिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं आपको मायोकार्डियम के अंदर, ठीक है। लॉफलर्स एंडोकार्डाइटिस या लॉफलर्स एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, इसमें आपको बहुत सारे जो है वो इओजिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स नज़र आते हैं विद इन दी मायोकार्डियम, सही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्डियोमायोपैथीज़। अब इनका एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के याद रखने आपने पॉइंट्स कि ये एथलीट्स के अंदर होता है, ओवर सर्ज ऑफ एड्रीनलिन की वजह से होता है, पोस्ट वायरल यानी पोस्ट कोज़ैकी वायरस की वजह से मायोकार्डाइटिस होता है, तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है। कोकेन यूज़ की वजह से होता है, शगास डिजीज़ में भी होता है, ठीक है। तो ये कॉजेज़ भी आपको याद रखने हैं। दूसरा वेट बेरी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन भी किया है, ठीक है। इसके अलावा सिस्टोलिक डिसफंक्शंस होते हैं किसके अंदर, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर। तो ये इसके पॉइंट हैं। एथलीट वाला पॉइंट आपने याद रखना है, वेट बेरी का पॉइंट याद रखना है, पेरिपार्टम, पोस्ट वायरल और सिस्टोलिक डिसफंक्शन। दीज आर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। अब हॉकम के सारे पॉइंट्स क्या हैं,
अच्छा जी, उसके बाद हॉकम हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी को देखते हैं तो ये यंग एज में होती है, फैमिलियल होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। इसके अंदर एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होती है, यानी कि इसमें हिस्ट्री ये होती है कि किसी भी पर्सन को हार्ट अटैक या सडन डेथ अटैक या सिंकपी का अटैक हुआ है आफ्टर द एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छा, इसमें पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स आपको क्या मिलेंगी, सेप्टल हाइपरट्रोफी और मायोफिब्रिल डिसरे। इसमें अवॉइड क्या करना होता है, इसमें डायूरेटिक्स और वेजोडाइलेटर्स को अवॉइड करना होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो मैंने साथ साथ बताए हैं। अब रिस्ट्रिक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अच्छा जी, इसके बाद आती है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द लॉफलर्स एंडोकार्डाइटिस। लॉफलर्स एंडोकार्डाइटिस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि इसमें इजिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स इन द मायोकार्डियम का इसका हिंट दिया जाता है, ठीक है। इसको लॉफलर्स एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं और लॉफलर्स एंडोकार्डाइटिस के अंदर क्या होता है, आपकी रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पीछे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में सिस्टोलिक डिसफंक्शन होते हैं, हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में हमारे पास डायस्टोलिक डिसफंक्शन होते हैं, ठीक है।